आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और 2025 की दिवाली आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लाए, मंगलमय हो और दुनिया भर की चांदी सोने की बारिश हो और कहीं ना कहीं आपकी सेहत भी उत्तम हो और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। तो मैं दिनेश दयाल रियल एस्टेट प्रोफेशनल आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं 2025 की दीपावली के उपलक्ष्य पे कि ये दीपावली हम सभी के लिए मंगलमय हो और ढेरों खुशियां लाए। तो इस वीडियो के द्वारा मैं कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। खासकर ये वीडियो, ये जो बिंदु है, ये जो डिस्कशन का पॉइंट है, रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के लिए बड़े काम का होने वाला है। खासकर जो लोग इस इंडस्ट्री में नए हैं या कहीं ना कहीं वो अपने करियर को रियल एस्टेट इंडस्ट्री के द्वारा या इसी में बहुत ही शानदार ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं। तो मैं दिनेश दयाल रियल एस्टेट प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट फॉर द जनरेटिंग सेकंड इनकम सोर्सेज थ्रू कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। तो मैं एक एजेंडे, एक मिशन पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लगभग 15-16 सालों से काम कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैं कहीं ना कहीं ऐसे इन्वेस्टर्स का चुनाव करता हूँ, उनको कहीं ना कहीं उस पद्धति पे लेके आना चाहता हूँ कि यदि आपके पास खून पसीने की जो आपकी कमाई है उसको आप सही डेवलपर के साथ सही समय पे सही प्रॉपर्टी में सही प्रोडक्ट में आप निवेश करें, ताकि आपको लॉन्ग लाइफ रेंटल इनकम, पैसिव इनकम तो मिले और कहीं ना कहीं एक आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आपको कैपिटल गेन मिल सके। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए तो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर हमें मार्केट में जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, बायर्स हैं, वही हमें सिखाते हैं। तो मैं कुछ मीटिंग्स के पॉइंट्स अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, मजबूत इन्वेस्टर्स हैं और पुराने पैसे वाले लोग हैं, वो बहुत ही चुनिंदा होते हैं, बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं और उनकी कुछ बातें बहुत कड़वी होती हैं। तो नए रियल एस्टेट प्रोफेशनल को धैर्य रखना है, जी हाँ, पेशेंस रखना है और कहीं ना कहीं उनकी बात को सुनना है और कहीं ना कहीं आपको हाँ जी करके उस बात को संतुलित करते हुए अपनी बात को वैलिडिटी के साथ, डेटा के साथ, कहीं ना कहीं जो आपके पास मार्केट की रिसर्च है उस पर बात करनी है। बट पहले आपको सुनना है, फिर एक सही समय का चुनाव करते हुए आपको बोलना है। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो ट्यूनिंग है, आपका जो एक कहीं ना कहीं एक दूसरे को कम्युनिकेशन का जो एक्सचेंज का लेवल है वो एक कंफर्ट जोन में आ चुका होगा। तो ज़्यादातर जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, आपका जो डेवलपर है उसके प्रॉपर्टी के प्राइस तो पहले से ही उसने 5 गुना 10 गुना इवन 15-20 गुना कर रखे हैं, तो ये तो पहले से ही प्रॉपर्टी के रेट बहुत बढ़ा के आप बेच रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी, ये तो बात ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो न्यू प्रोफेशनल्स हैं उनके शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसका जो लेवल है बहुत ही नीचे चले जाता है और कहीं ना कहीं ख़त्म भी हो सकता है। वो बहुत मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और बैक टू पवेलियन अपने ऑफिस में जाते हैं। उनके शोल्डर्स डाउन होते हैं, उनके जो सीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं कहते होंगे कि सर ऐसा मुझे जवाब मिला, ऐसा मुझे सुनने को मिला। तो कहीं ना कहीं वो एक कैलकुलेशन में लगाते हैं, ये डील तो हमारे हाथ से गई, ये क्लाइंट तो अब हमसे बात नहीं करेगा, इसको क्या जवाब दें। कहीं ना कहीं आप भी उससे खुद कन्विंस होने लग जाते हैं कि डेवलपर ने हो सकता है रेट पहले से ही 10 गुना 20 गुना बढ़ा रखे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन बातों का आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट फ़र्क क्या पड़ता है, अगर लंबी होगी तो काम की तो होगी ना। मुद्दा ये है कि रील छोटी है, बड़ी है, मूवी छोटी है, बड़ी है, उसका कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि क्या वो बात काम की हो रही है उसके अंदर। तो हम बात कर रहे हैं कि रेट बढ़े हुए हैं, 3 गुना है, 4 गुना है, तो उस पर हम कैसे काउंटर करें।
देखिए सर, आपको डेटा पे बात करनी पड़ेगी। आपको ये कहना पड़ेगा कि जो भी एक डेवलपर है वो एक पर्पस के साथ एक प्रोडक्ट लाता है। जी हाँ, एक प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट लाता है, एक प्रोडक्ट लाता है। प्रोडक्ट इन द सेंस कि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, कमर्शियल में शॉप्स हैं, स्टूडियोज़ हैं, कहीं ना कहीं फूड कोर्ट है, मल्टीप्लेक्स है, एंटरटेनमेंट जोन है, या लॉकेबल स्पेसेस या अनलॉकेबल स्पेसेस हैं। तो इस तरीके की हम एक कैलकुलेशन पे इस वीडियो में बात करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात ज़्यादा करूँगा, क्योंकि मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के रूप में काम कर रहा हूं, तो उसी पॉइंट पे मेरी बातें ज़्यादा निकलेंगी। तो हमें ये बताना है पेशेंसली एक प्रॉपर्टी बायर को, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर को। सर पहले तो आप ये समझिए, आपकी बात सारी सही है, यू आर राइट। उसको गलत नहीं बोलना है, पहली बात। उसको कभी गलत बोलना ही नहीं है, उसको सही बोलना है। और यू आर 100% करेक्ट सर। बट सर मैं थोड़ा सा अपनी बातें कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ? तो वो ज़रूर कहेगा जी हाँ बताइए। तो आप रिसर्च के साथ बात बोलिए कि सर आप मेरी बात समझिए। पहला तो सिद्धांत ये है कि मोर रिस्क इज इक्वल टू मोर गेन। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई डेवलपर एक लैंड पैच लेता है 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, तो सर आप सोचिए कि उसका तो डे 1 में कई करोड़ों का एक रिस्क ग्राउंड पे आ चुका है। जी हाँ, अभी कोई रेरा नंबर नहीं आया है, अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, अभी कोई माल बिका नहीं है। तो आप कैसे इसको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? और कहीं ना कहीं ये एक वैल्यूएबल थॉट प्रोसेस है जिसके अंदर आप, मेरा यकीन मानिए, आपका जो सामने वाला इन्वेस्टर है वो इस पॉइंट को समझेगा और वैल्यू देगा, क्योंकि वो खुद एक व्यापारी हो सकता है, खुद एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है। तो उसे पता है कि रिस्क की कैपेसिटी भी एक बियॉन्ड द इमेजिनेशन बात है। हर किसी के बस की ये बात नहीं है कि 100 करोड़ का रिस्क ले ले, या जिसकी जैसी प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन है उस वे में वो रिस्क ले ले। और इसमें एक व्यक्ति का रिस्क नहीं हो सकता है, वहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो एक कंपनी बना के उस तरीके से उसको फॉरम पे लाना चाह रहे हो, ग्राउंड पे लाना चाह रहे हो। तो पहली बात तो एक ये आप वैलिड कंसर्न रख सकते हैं। दूसरा कंसर्न ये रख सकते हैं कि सर जब इस प्रॉपर्टी का हम रेरा नंबर लेते हैं तो उसकी जितने भी अप्रूवल्स हैं, नॉर्म्स हैं, जो भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जैसा कि आज रेरा है, तो उसमें हम सारे नक्शे जमा करते हैं, सारी कैलकुलेशन होती है। इंडिविजुअल कंपनी का रेरा अलग होता है, प्रोजेक्ट का रेरा नंबर अलग होता है, और रेरा नंबर फ्री में तो मिलता नहीं है। ये जितनी भी कॉस्टिंग है ये कहीं ना कहीं हमें डे 1 से बेयर करनी पड़ती है, हमें मतलब एक रियल एस्टेट डेवलपर को। दूसरा पॉइंट ये मैंने बताया, कहीं ना कहीं इससे भी आपका जो सामने वाला प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स है कहीं कन्विंस होगा। तीसरा इसमें जो वैलिड पॉइंट आता है वो ये आता है कि सर एक डेवलपर जब कोई प्रॉपर्टी लॉन्च करने का प्लान करता है तो उसके लिए वो सेटअप करता है, वहाँ मल्टीपल्स एम्प्लॉय रखता है, उसके सेक्शंस बनाता है। सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, स्टोर डिपार्टमेंट अलग है, मटेरियल का परचेज करने वाला डिपार्टमेंट अलग है। तो ऐसे करके एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप मेरा मान के चलिए 10 से 15 डिपार्टमेंट्स तो बनने तय हैं। तो उनकी भी जो कॉस्ट है बिफोर लॉन्चिंग ए प्रॉपर्टी, बिफोर कंस्ट्रक्शन इट और बिफोर सेलिंग इट, तो ये सारे के सारी जो लायबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, एक डेवलपर को मार्केट में बेयर करने पड़ते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा जो बर्डन है कस्टमर के ऊपर डाल दिया जाएगा। आप मेरा एक कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। जी हाँ, कोई भी वस्तु, जी हाँ, कोई भी आइटम, कोई भी सेवा, कोई भी सर्विस मार्केट में मार्केट के रेट पे ही बिकेगी। जी हाँ, कोई भी सेवा, कोई भी वस्तु, कोई भी आइटम, कोई भी सर्विस मार्केट में मार्केट के रेट पे ही बिकेगी। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, या कुछ ब्रांड टू ब्रांड का फ़र्क होता है, क्वालिटी टू क्वालिटी का फ़र्क होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि DLF है, गोदरेज है, टाटा है, अडानी है, या हम बात करें यहाँ पे आपका लोधा डेवलपर है, ब्रिज डेवलपर है, शोभा, ओबराय, हीरा नंदानी, फिनिक्स, ये ऐसे ब्रांड्स हैं, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। चाहे मैं अजनारा की बात करूं, गुलशन की बात करूं, गोर डेवलपर की बात करूं, या ऐसे जो अदर्स डेवलपर हैं, मैं यहाँ किसी से
अंडर एस्टिमेट वाले लेवल पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ जो जिस लेवल पे ब्रांड बन चुका है उसमें उसकी कोई ना कोई एक कैलकुलेशन है, एक टाइम पीरियड का इन्वेस्टमेंट है, जी हाँ, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की कहानी है, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप मान के चलिए एक जो ब्रांड डेवलपर है वो ब्रांड लोकेशन पे लाएगा और कहीं ना कहीं वो जो कंस्ट्रक्शन करेगा। आज के टाइम में आपको जैसा कि पता है कि कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है, जो उसका लेवल है वो चेंज हो चुका है। पहले रेड ब्रिक्स पे बनती थी, उसके बाद ऐश ब्रिक्स पे बनने लगी, और आज का जो दौर है वो कहीं ना कहीं माय वन टेक्नोलॉजी है, जी हाँ, जो कंक्रीट पे बनती है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाती है। तो आप इस बात को अपने वैल्यूएबल इन्वेस्टर्स के सामने रख सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि एक मार्केट में जो वस्तु है, जो सेवाएं हैं, वो मार्केट प्राइस पे ही बिकेंगी। सिर्फ उसके अंदर कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि ब्रांड क्वालिटीज़ का ही फ़र्क पड़ता है, जिसको कहीं ना कहीं ब्रांड भी जस्टिफाई करता है। लोग ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं ना, तो उसकी 100% मार्केट तो नहीं है, उसके कस्टमर अलग है, राइट। तो ऐसे ही क्या है, मैं रीबॉक का शूज़ लूँगा, एडिडास का शूज़ लूँगा, ठीक है, या मैं लखानी का शूज़ लूँगा, तो सबकी क्वालिटी अलग है, तो सबके ग्राहक भी अलग अलग हैं। सबको पता है कि मुझे क्या पहनना है, मेरा पॉकेट का साइज़ क्या है, मेरा बजट क्या है, राइट। तो गोदरेज को पता है वो जो प्रॉपर्टी प्रोडक्ट जो लाया है उसका बायर सेगमेंट कौन है, वो हर किसी को टैग नहीं करेगा, और आपको कोई ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी बनाना इज़ नॉट काइंड ऑफ चाइल्ड गेम, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ द पीस ऑफ केक या केक वर्क। तो ये पहले भी था आपसे। अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें, पिताजी की बात करें, दादा की बात करें, तो वो भी तो कहते थे कि भाई फला प्रॉपर्टी मेरे को उस टाइम इतने में मिल रही थी, अरे मैं बना लेता। अरे तो भाई बनाई क्यों नहीं, बना लेते तो हम भी कहीं ना कहीं करोड़पति और अरबपति की गिनती में आ चुके होते। तो इसका मतलब क्या है, उस समय उनकी जो इनकम होती थी, जो एक थॉट प्रोसेस होता था, वो उस लेवल पे होता था जिस वजह से वो प्रॉपर्टी नहीं बना पाए। आज प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल की बात करें तो 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे जा चुकी है। ये क्यों जा चुकी है, इसका एक लॉजिक है, इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे एक डेटा है, इसके पीछे एक रिसर्च है। सबसे पहले तो आज के टाइम में आप ये समझ लीजिए, प्रॉपर्टी मतलब ये नहीं है कि सिर के ऊपर छत है, 4 दीवारी है, नहीं। आज का मतलब प्रॉपर्टी से कंसर्न है। अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं तो फैसिलिटीज़, जी हाँ, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जैसे क्लब हाउस है, ठीक है। क्लब हाउस के अंदर आप मान के चलिए योगा सेंटर से लेके, जिम्नेजियम से लेके, इंडोर आउटडोर स्विमिंग पूल से लेकर हॉट वार्म, पता नहीं वैरायटी ऑफ स्विमिंग पूल्स आ चुके हैं, वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आ चुके हैं, इंडोर आउटडोर की एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। आज का जो युवा है वो हेल्थ कॉन्शियस है। 20 साल पहले, 50 साल पहले लोग हेल्थ पे इतना पैसा नहीं लगाते थे, उसके 50 रीजन हो सकते हैं। उस समय लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी वो उस वे में थी कि जिस वजह से उनकी हेल्थ उस कंसर्न से फिट रहती थी। आज वो समय नहीं है, आज भागा दौड़ी की ज़िंदगी है, हर आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, लिमिटेड लाइफ की एज रह चुकी है, साइंस इतनी ऊपर पहुंच चुकी है कि चंद मिनटों में किडनी का ऑपरेशन हो जाता है, चंद मिनटों में हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है। मैं इस वीडियो को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहूँगा, मैं फिर कम टू द पॉइंट आना चाहूँगा कि ये जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर्टी की कॉस्ट से है। पहले इलाज में कितना पैसा खर्च होता था, आज कितना है, यू नो बेटर देन मी। तो इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, आप मेरा यकीन मानिए, जो मैंने पहले 3 वैलिड पॉइंट बताए कि पहले जो 100% कॉस्ट बियर करेगा एक डेवलपर, उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो रिस्क है उसी के ऊपर है। उसके बाद रेरा का अफिलिएशन कराएगा, रेरा नंबर लेगा, उसके अलावा थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया, एक ऑफिस लेगा, चाहे किराए पे ले, उसके बाद स्टाफ्स है, वैरायटी ऑफ सेगमेंट आपका डिपार्टमेंट है, चाहे अकाउंट्स का है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, 50 ऐसी चीज़ जुड़ी हुई है उस डेवलपर के साथ। अब आता हूँ मैं मेन पॉइंट पे। आप समझिए, अगर एक डेवलपर कमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहा है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना रहा है तो वो 15-20 माले की नहीं है। आज के टाइम में अगर मैं रेजिडेंशियल का एग्जांपल लेता हूँ तो हो सकता है 40 माले की हो, 40 स्टोरीज़ की हो, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं 5 to 6, 7, 10 लेवल की उसको पार्किंग देनी पड़ती है, जिसका एक अर्थक्वेक का लेवल है, एक उसका एक पैमाना है। तो आप मेरी बात समझिए, अभी उसकी प्रॉपर्टी बिकी तो है नहीं, जी हाँ, और वो एक्सकेवेशन की जो कॉस्ट है, जी हाँ, जो उसमें जो उस
पार्किंग को लेके जो उसमें एक्सकेवेशन है, गड्ढा है, उसको करने की जो कॉस्ट है वो खुद बेयर कर रहा है। उसमें कुछ लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो मिट्टी तो बिकेगी। सर, पर्पस डेवलपर का वो मिट्टी बेचना नहीं है, पर्पस ये है कि उस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं एक जो सेगमेंट है उससे अलाइन करने का है। तो अब मैं यहाँ आता हूँ उसके सेकंड पार्ट पे, अगले हिस्से पे, जिसमें वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बियर करेगा। उसकी हो सकता है 10 यूनिट बिके या 100 यूनिट बिके। आप मेरा यकीन मानना, एज पर रेरा की गाइडलाइन के हिसाब से उसे उस प्रॉपर्टी को उस टाइम पीरियड में डिलीवर करना ही है, चाहे उसका माल बिके या ना बिके। उसे डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर उसे एक स्टेज पे पहुंचाना बिल्कुल मैंडेटरी है। अदरवाइज उस डेवलपर पे पता नहीं कितने की पेनल्टी लगेगी और आने वाले प्रोजेक्ट में जो उसकी एक गुडविल है, जो उसका एक मार्केट की कहीं ना कहीं कहानी है, वो नेगेटिव जाएगी। तो रेरा लेना इज़ नॉट काइंड ऑफ द केक वॉक फॉर दैट पर्टिकुलर डेवलपर। तो ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैं, इसके अलावा क्लब हाउस है, एक कमर्शियल बिल्डिंग को बनाने के लिए, देखो आप ये समझिए, कमर्शियल बिल्डिंग की जो बहुत ब्यूटिफिकेशन होता है ना, वो उसका कहीं ना कहीं पैसेज है, उसका एक लिफ्ट लॉबी है, कहीं ना कहीं मेन एंट्रेंस है, डबल हाइट की, आजकल ट्रिपल हाइट की लॉबीज दी जा रही है। तो आप ये समझिए कि वो जो कंसर्न है, उसी का ब्यूटिफिकेशन की वजह से उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में 4 चांद लगेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आप कहीं ना कहीं कन्विंस होंगे। DLF कैमेलिया का आपने नाम सुना होगा, गुड़गांव के अंदर जो गोल्फ रोड पे है, कितने की बिकी है? सर, उसका जो प्राइस है ना, वो आप मान के चलिए 190 करोड़ की वो प्रॉपर्टी बिकी है, जिसको अगर मैं एक उस तरीके से बोलूं तो वो 1900 लाख, जी हाँ, 190 करोड़ का मतलब 1900 लाख, जी हाँ, 1900 लाख। आप सोच सकते हैं कितने होंगे। तो अप्रॉक्सीमेट 16,000 स्क्वायर फीट का ये डुप्ले था, पेंट हाउस था जो बिका था, जिसकी कहीं ना कहीं जो कॉस्ट आती है वो आती है 1,16,635 रुपये पर स्क्वायर फीट। आप ये सोचिए कि 1,16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे वो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हुई है। उससे कुछ टाइम पहले वहीं पे प्रॉपर्टी उसी बिल्डिंग के अंदर 100 CR की बिकी थी। उससे पहले कुछ समय पहले 75 CR की प्रॉपर्टी बिकी थी। तो आप मान के चलिए वहाँ पे 3 BHK 4 BHK या जो मैं ये डुप्ले पेंट हाउस की बात कर रहा हूँ, तो इनकी कॉस्ट 75 CR से स्टार्ट होते 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 कहीं ना कहीं 190 CR तक पहुँच गई है। तो आप मेरा यकीन मानिए कि जो बेचने वाला है ना तो वो अननोन आदमी है, उसे ऐसा तो नहीं है कि कोई नॉलेज नहीं है, और जो लेने वाला है उसे भी पता है कि मैं क्या ले रहा हूँ, किस कीमत पे ले रहा हूँ। तो मैं फिर से अपना वो पॉइंट दोहराता हूँ कि मार्केट में कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा मार्केट प्राइस पे बिकेगी। सिर्फ उसका जो वेरिएंस है, जो उसका सेगमेंट है, वो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी और ब्रांड के हिसाब से चेंज होता है, जो उसको 100% जस्टिफाई करता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जो वैल्यूएबल इन्वेस्टर्स हैं, प्रॉपर्टी बायर्स हैं, प्रॉपर्टी सीकर्स हैं, और ख़ासकर जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सर आप ये बात नोटिस कर लीजिए कि प्रॉपर्टी के जो प्राइस हैं वो नेगोशिएबल होते हैं। डेवलपर चाह के भी और ना चाह के भी किसी भी क्लाइंट को वापस नहीं जाना देना चाहता, क्योंकि एक समझदार व्यापारी नेक टू नेक भी डील करना चाहता है। कहीं ना कहीं वो सोचता है मेरे पास 3000 फ्लैट हैं, 300 फ्लैट भी, 200 फ्लैट भी अगर मैंने नेक टू नेक बेचे, कम मार्जिन पे बेचे, तो मेरे पास पेमेंट का तो फ्लो रहा, पैसे का तो फ्लो रहा। बट ऐसा ये नहीं है कि एक डेवलपर एक प्रॉपर्टी के 10 गुना 20 गुना रेट करके बेचेगा। सर कैसे बिकेगी उसकी प्रॉपर्टी? आप सोच सकते हैं, अगर आपकी कोई भी एक व्यापार की कैलकुलेशन है, आपके लिए भी तो कंपटीशन है, ऐसी डेवलपर के लिए भी कंपटीशन है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करी, आपको समझ में आए होंगे, और इसको हमें पॉजिटिव लेना है, हमें एक डिस्कशन पॉइंट पे जाना है अक्रॉस द टेबल, और अपने क्लाइंट से अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे रिलेशन के साथ, अच्छी ट्यूनिंग के साथ आगे की विंडो खोली रखनी है। तो मैं दिनेश दयाल इस वीडियो में यहीं तक बात अपनी रखता हूँ। आगे बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और जीवन में कुछ ना कुछ नया करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।